All right, so we'll be doing ratio analysis. कौन से ratios हैं? Types of ratio, trend और time series analysis. अच्छा जी, दो टाइप्स के हैं आपके पास और क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। ट्रेंड और टाइम सीरीज एनालिसिस आपको बेसिकली टाइम वाइज कंपैरिजन करके दिखाता है, कंपेयरिंग वन ईयर विद अनदर, मे बी कंपेयरिंग वन क्वार्टर विद अनदर। ठीक है, ट्रेंड और टाइम सीरीज एनालिसिस। और एक होता है क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, जिसमें आप एक बिजनेस को किसी और बिजनेस के साथ कंपेयर करते हैं। तो दीज आर टू टाइप्स ऑफ मेन रेशियो एनालिसिस। कैसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं रेशियोज को, या आप परसेंटेज में कर सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 30% ऑफ सेल्स रेवेन्यू। आप प्रोपोर्शन में कर सकते हैं, जैसे हम देखेंगे करंट रेशियो इज 1.5:1। आप टाइम्स में कर सकते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर के केस में, और आप फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू कैन डेमोन्स्ट्रेट द रेशियोज, राइट। अब हमने थ्री मेजर कैटेगरीज करनी है: प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड लिक्विडिटी रेशियोज। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी में बेसिकली वो करते हैं, आपका रिटर्न मेजर करते हैं, कितना आपको रिटर्न मिल रहा है। उसमें हम थ्री रेशियोज करेंगे: ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जो आपकी एफिशिएंसी एंड लिक्विडिटी होती है, वो आपका रिस्क और एफिशिएंसी चेक करते हैं कि हाउ एफिशिएंट आर यू। इन्वेंट्री टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर एंड ट्रेड पेएबल टर्नओवर, ये तीन चीजें देखेंगे। और लिक्विडिटी में आपकी एबिलिटी चेक की जाती है टू पे ऑफ योर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। करंट रेशो एंड क्विक रेशो, जिसे हम लिक्विड या एसिड टेस्ट रेशो भी कहते हैं। ठीक है, सो वी हैव अ टोटल ऑफ 8 रेशोज जो आपको लाजमी अच्छे तरीके से विद फॉर्मूलाज आने चाहिए। All right, starting off with profitability ratios. Now these are the formulas. पहले हम formulas देख लेते हैं। मार्जिन क्या है जी? ग्रॉस मार्जिन क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ये हमने कल भी देखा था इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में। मार्कअप क्या था जी? ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। सो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 100। एंड विल ऑल्सो सी के यार एक एक जो रेशियो है वो आपको बताता है क्या, इसकी थ्योरी क्या है। प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट का वर्ड जब भी आप देखोगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, इट मींस वो नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। ठीक है, मार्जिन के साथ बेसिकली अगर ग्रॉस लिख देता है इट्स ग्रॉस प्रॉफिट, अगर सिर्फ प्रॉफिट लिखता है तो वो आपका नेट प्रॉफिट मांगता है। अगेन मार्जिन है तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। एंड देन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो देखना चाह रहे हैं रिटर्न कितना है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप इसे कहते हैं, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैसे आता है। एंड आई होप कि यू डू नो द बोथ ऑफ द फॉर्मेट्स या फॉर्मूलाज जो हम कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड आउट करते थे। एक फॉर्मूला ये था कि आप अपने नॉन करंट एसेट्स को ऐड करते हैं टू द वर्किंग कैपिटल, यानी नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ये हमने बैलेंस शीट वाले चैप्टर में किया था। सो आई एम असूमिंग कि अब आपको ये चीज आती है, बट स्टिल गोइंग ओवर इट। और दूसरा तरीका होता है ऑल योर कैपिटल, जो आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है, योर ओन कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, लिमिटेड कंपनीज में आपका अपना कैपिटल क्या होता है? द ऑल द शेयर्स एंड रिजर्व्स, ये आपका अपना कैपिटल होता है प्लस द नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है जी। लिक्विडिटी रेशियोज में कौन से करने हमने? करंट रेशियो, लिक्विड या क्विक रेशियो, रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर, ये सारी चीजें क्योंकि नोट्स भी गिवन है। सो यू हैव द फॉर्मूलाज। आई कांट हेल्प यू मच, अगर आपको ये चीज याद नहीं होगी तो फिर यू कैन नॉट सॉल्व द एमसीक्यूज रिलेटिंग टू दिस। करंट रेशियो इज करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज, इसको हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं। एसेट टेस्ट में आप करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज ही होता है, बट यू एक्सक्लूड इन्वेंट्री फ्रॉम योर करंट एसेट्स। व्हाई? जब हम इसकी थ्योरी पर आएंगे तब मैं आपको बताता हूँ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेट जो होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। विल डिस्कस व्हाट एवरेज इन्वेंट्री इज, और इसका आंसर टाइम्स में आता है। Trade receivables turnover, trade receivables divided by credit sales multiply by 365, तो आंसर इसका डेज में होता है। और trade payables turnover, trade payables divided by credit purchases into 365, आंसर again in days. So let's start off with the gross margin ratio, which is gross profit divided by sales revenue into 100. ठीक है जी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है दैट कंपेयर्स द ग्रॉस मार्जिन ऑफ अ कंपनी टू इट्स रेवेन्यू, यानी आपने सेल्स पे कितना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कमाया है। ठीक है, कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है। ठीक है जी।
So the ratio indicates the percentage of each dollar of revenue that the company retains as gross profit. इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल रेशियो आपने कैलकुलेट किया, आपके पास 20% आंसर आ गया, ठीक है, यानी जीपी ओवर सेल्स इंटू 100 जब आपने किया तो यू गॉट 20%. व्हाट डज दैट मीन? यानी फॉर एवरी डॉलर ऑफ सेल्स आपने $0.2 ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है, विच मीन 0.8 आपका कहाँ चला गया? कॉस्ट ऑफ सेल्स में. रिमेंबर, क्योंकि वो कह रहे 20% है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है. इसका मतलब क्या हो गया? क्या अगर मैं लेट्स से, उसने तो $1 पे एग्जांपल दी है ना, लेट्स मेक इट इजी फॉर अस. अगर मैं कहता हूँ हमने $100 की सेल्स की है, तो काशी फिर हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है? सर रिपीट करेंगे? देखो 20% आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आया है. मैं कहता हूं अगर हमने $100 की सेल्स की है, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा फिर 20% के हिसाब से? 120,000. नुप 20 होगा, ठीक है. 100 सेल्स की है, उसका 20% आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, तो 100 का 20% कितना है जी? 20 है. इसका मतलब ये कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? 80 है. सिंपल ये तरीका. उसने हमें क्या बताया? 100 जी जी. मार्जिन उसमें प्लस नहीं होगा जो नहीं नहीं, इस देखो मैं प्रॉफिट है? आपसे सिर्फ सिंपल सा सवाल मैंने ये किया था, अगर मैंने 100 सेल्स की हैं और मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 20% है. मार्जिन क्या होता है? डायरेक्ट है ना मार्जिन, तो यानी जीपी ओवर सेल्स. सेल्स का 20% मेरा जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट है. सेल्स आपने की है $100 की, तो मैं ये पूछ रहा था $100 की जब सेल्स हुई है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट क्या है? आप सिंपली 20% अप्लाई कर दीजिए सेल्स पे, $20 आ जाएगा, ठीक है. ये वो बात कर रहे हैं. इसी तरह उसने जो एग्जांपल दिया ना, वो कह रहा है फॉर एवरी डॉलर, यानी उसने $1 पे एग्जांपल लिया है. कह रहा है हर डॉलर की सेल पे आप बेसिकली $0.2 ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्योंकि 20% आंसर, ठीक है. ये इसकी थ्योरी होती है. इसका मतलब है $0.8 कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ठीक है जी. सो इट्स जस्ट अनदर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग. ये समझ आई काशी? जी सर. इसी तरह देखो नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या कमा रहे हैं, क्या बता रहे हैं. ऑलवेज लुक किया इसका फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100. यानी ये भी आपको बता रहा है कि आपने हर डॉलर के ऊपर, हर डॉलर ऑफ सेल्स के ऊपर कितना नेट प्रॉफिट कमाया है. लेट से 10% आंसर आता है, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फॉर एवरी $1 ऑफ सेल द कंपनी इज अर्निंग अ नेट प्रॉफिट ऑफ $0.1, है ना, 10% लेना अपने. या फॉर एवरी $100 ऑफ सेल द कंपनी इज अर्निंग $10 ऑफ नेट प्रॉफिट. सो सिंपल आपने बता देना कि यार नेट प्रॉफिट जो है वो सेल्स का 10% है. इसका ये मतलब है. इधर ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का 20% है, इसका ये मतलब है, ठीक है जी. सो बेसिकली आपको ये भी बताता है कि हाउ वेल हैव यू कवर्ड योर एक्सपेंसेस, है ना भाई. जितना आप अच्छा एक्सपेंसेस को कंट्रोल करेंगे उतना नेट प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होना चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पे देखो क्या सीन है, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स से, राइट. तो ये आपको रेशियो ये भी बताता है कि कितना अच्छा आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को कवर किया है, कंट्रोल किया है. अगर आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम से कम रखा है तो ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा आएगा, राइट. तो आप ये भी बता सकते हैं कि अगर लेट से 1% आता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, इसका मतलब है आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को कंट्रोल नहीं कर पाया, आपकी 99% कॉस्ट ऑफ सेल्स है. इसी तरह जब आप नेट प्रॉफिट मार्जिन पर आएंगे तो आप ये बताएंगे कि आपने एक्सपेंसेस को कितना अच्छा कंट्रोल किया. रिमेंबर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट. तो जितने एक्सपेंसेस कम होंगे उतना ज्यादा नेट प्रॉफिट का फिगर ज्यादा आएगा. जितना नेट प्रॉफिट का फिगर ज्यादा आएगा उतना ज्यादा नेट प्रॉफिट मार्जिन आएगा, ठीक है. So that's how you comment on it. Then comes the last one of profitability, return on capital employed. कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? टोटल इन्वेस्टमेंट मेड इनटू द बिजनेस, आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट प्लस बोरोड इन्वेस्टमेंट. आप यही देखना चाह रहे हैं कि यार उस पर आपको रिटर्न कितना मिल रहा है. रिटर्न मीन्स प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100. तो अगर 10% आएगा, इसका मतलब है कि आप जो है अपनी जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, टोटल इन्वेस्टमेंट, उसका 10% प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है. तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मेजर्स हाउ एफिशिएंटली अ कंपनी इज यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट्स. तो जितना ज्यादा आंसर आएगा उतना बेहतर है, उतना ज्यादा आप एफिशिएंटली प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं.
इंटरप्रिटेशन इसकी क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शोज हाउ मच ऑपरेटिंग इनकम इज जनरेटेड फॉर ईच डॉलर ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। अगेन अनदर वे, लेट्स से जी आपका आया है 20% आ गया, ठीक है, इसका आंसर आया 20% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप टोटल इन्वेस्टमेंट $1 की करते हैं तो उस $1 के बदले आपको प्रॉफिट $0.2 का मिल जाता है। दैट्स हाउ यू इंटरप्रेट इट। ठीक है जी, आप कितना नेट प्रॉफिट कमा रहे हैं ऑन योर इन्वेस्टमेंट, ये है बेसिकली इसका गेम। ठीक है, इज दैट क्लियर? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड समझ आइए काशी अनुबैद? प्लीज डू स्टॉप मी जहां पे ना समझ में आए। फिर हम आ जाते हैं लिक्विडिटी रेशियोज। करंट रेशियो क्या बताता है जी? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। इसका आंसर कैसे आएगा? X/1, यानी X करंट एसेट्स को डिनोट करता है, रेशियो 1 जो है वो 1 लाइबिलिटीज को डिनोट करता है। यानी आप कितनी इजीली अपनी शॉर्ट टर्म करंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सकते हैं। सो फॉर इंस्टेंस रेशियो कंसिडर्स द वेट ऑफ टोटल करंट एसेट्स। इसका मतलब ये होगा अगर 2/1 आंसर आते हैं, व्हाट डज दैट मीन कि for every $1 of liability, the business has $2 of current assets available, which is a good ratio, fine enough, satisfactory ratio है। ठीक है, एक करंट लाइबिलिटी के यूनिट डॉलर को पे ऑफ करने के लिए आपके पास 2 यूनिट्स हैं, $2 के करंट एसेट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, यानी यू विल बी लेफ्ट विद समथिंग एटलीस्ट। इसी को अगर हम क्विक रेशियो कहते हैं, तो क्विक रेशियो में डिफरेंस क्या है? आप अपनी इन्वेंट्री को इंक्लूड नहीं करते। करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री या करंट एसेट्स विदाउट इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, ये जो होता है वो क्विक, इसका नाम क्या है? क्विक रेशियो भी है, लिक्विड भी है, एसिड टेस्ट भी है। व्हाई डू वी कॉल इट क्विक रेशियो? यानी अगर आपको सबसे ज्यादा शॉर्ट टर्म एबिलिटी चेक करनी है कि आप कितनी जल्दी पे ऑफ कर सकते हैं लाइबिलिटीज को, देन क्विक रेशियो इज यूज्ड। इन्वेंट्री को हम हटाते क्यों है? बिकॉज सी इन्वेंट्री टेक्स अप सम टाइम टू गेट सोल्ड ऑफ, है ना भाई? आपके कंट्रोल में नहीं है कि इन्वेंट्री आप कितनी जल्दी बेच सकते हैं। इन्वेंट्री हो सकता है कल बिक जाए, हो सकता है अगले महीने बिके। तो आप क्विक रेशियो में देखना ये चाह रहे होते हैं, इफ वी लीव आउट इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को अगर साइड पे रखते हैं, उसके बाद क्या रेशियो आता है कंपनी का टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। तो जब जब आप सबसे शॉर्ट टर्म देखना चाहते हैं कि एबिलिटी ऑफ अ बिजनेस टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, तब आप क्विक रेशियो यूज करते हैं। क्योंकि देखो इन्वेंट्री को सेल करना आपके कंट्रोल में नहीं है, हो सकता है वो सालों ले जाए, महीनों ले जाए। That's why you remove inventory from this. Let me show you the formula. Current assets minus inventory यानी without inventory। ठीक है, इसका रीजन ये होता है। तो आप यही देखना चाह रहे हैं, इसमें ना 1/1 भी सूटेबल है। देखो एटलीस्ट अगर मुझसे कल मेरी लाइबिलिटीज कहती है मुझे वापस करो पैसे, तो एटलीस्ट आई हैव 1/1, यानी हर लाइबिलिटी के बदले मेरे पास हर एसेट $1 का एसेट अवेलेबल है। $1 लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए $1 का एसेट अवेलेबल पड़ा हुआ है। ठीक है, एंड दैट्स सेटिस्फैक्टरी। ठीक है, सो क्विक रेशियो विल ऑलवेज बी, अच्छा क्वेश्चन ये, क्विक रेशियो विल ऑलवेज बी मोर देन द करंट रेशियो और ऑलवेज लेस देन द करंट रेशियो? लेस होगा। और उबैद? यस सर। जी, क्विक रेशियो का जो आंसर होगा वो करंट रेशियो से ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? सर ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, अब देखो फॉर्मूले से ही आपको अंदाजा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, क्योंकि देखो करंट रेशियो में आप करंट एसेट सारे ले रहे हैं, यानी आपका न्यूमिनेटर बड़ा है, राइट? क्विक रेशियो में आप अपनी इन्वेंट्री को रिमूव कर देते हैं, यानी न्यूमिनेटर छोटा हो जाता है। ठीक है, सो इफ, तो यही बात हम कह रहे हैं कि यार करंट रेशियो हमेशा ज्यादा होगा, क्विक रेशियो हमेशा कम होगा, क्योंकि क्विक रेशियो में आप इन्वेंट्री रिमूव कर देते हैं अपनी। ठीक है, तो हमेशा इसका आंसर कम ही आना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इसमें 1/1 भी सेटिस्फैक्टरी है। हाउएवर अगर ये वाला रेशियो करंट रेशियो 1/1 आता है तो फिर प्रॉब्लमैटिक है ये। ठीक है, उसका 2/1 सेटिस्फैक्टरी है। All right. Then comes inventory turnover. How quickly, how many times are you selling your inventory in an accounting period during a given period? इसका फॉर्मूला क्या था जी? Cost of goods sold divided by average inventory. Where average inventory कैसे कैलकुलेट करते हैं आप? Opening inventory plus closing inventory divided by 2। ये है आपकी एवरेज इन्वेंट्री। अगर आपको
ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं गिवन है तो आप सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री को यूज कर लीजिए. But cost of sales divided by average inventory, where average inventory is opening inventory plus closing inventory divided by 2. जो इसका आंसर आएगा टाइम्स में, 8 टाइम्स, 10 टाइम्स. जितने ज्यादा टाइम्स आप बेचोगे उतना ज्यादा बेहतर है. ठीक है. सो दिस शोज द एफिशिएंसी, हाउ एफिशिएंटली आर यू सेलिंग ऑफ योर इन्वेंट्री. ठीक है. नंबर ऑफ टाइम. जी जी जी. सर अगर डेज में निकालना है तो एवरेज इन्वेंट्री न्यूमरेटर में चली जाएगी. देखो अगर वैसे तो ये मैंने सीआई की वेबसाइट से उठाया तो डेज में आपसे शायद पूछे ही ना वो. ठीक है. वो सिर्फ टाइम्स में उसने दिया हुआ था. डेज में जब करोगे ना तो इसको उल्टा कर दो बस, इंटू 365. एवरेज इन्वेंट्री डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इंटू 365, ये कर दोगे आप. ठीक है. उल्टा करके मल्टीप्लाई बाय 365. सही है सर. ठीक है. अच्छा जी. सही है जी. सो हाउ क्विकली, हाउ मेनी टाइम्स आर यू सेलिंग इन अ गिवन टाइम पीरियड. हाई इन्वेंट्री टर्नओवर जनरली मींस दैट गुड्स आर सोल्ड फास्टर. और अगर लो आएगा इसका मतलब है आप ज्यादा बेच नहीं पा रहे जल्दी जल्दी. ठीक है. सो दैट्स व्हाट इट मींस. एंड देन अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज एंड अकाउंट्स पेएबल टर्नओवर इन डेज. यानी आप इसका जो आंसर आता है रिसीवेबल्स टर्नओवर का, ये लेट से 10 डेज 31 डेज अगर आते हैं तो ऑन एवरेज आपके रिसीवेबल्स विद इन 31 डेज में आपको पे कर देते हैं. ठीक है. इसी तरह ट्रेड पेबल्स टर्नओवर जो आता है उसका मतलब ये होगा कि आप कितनी देर में अपने पेबल्स को पे ऑफ करते हैं. सो आइडियली होना क्या चाहिए, कौन सी अमाउंट, कौन सा नंबर ऑफ डेज कम होने चाहिए और कौन से नंबर ऑफ डेज ज्यादा होने चाहिए फॉर योर बिजनेस. सर किस चीज में से ज्यादा होंगे. मैं पूछ रहा हूँ ट्रेड रिसीवर्स टर्नओवर एंड ट्रेड पेबल्स टर्नओवर, इसमें कौन से रेशो के डेज ज्यादा होना अच्छा है और कौन से रेशो के डेज कम होना अच्छा है. सर रिसीवेबल के कम होना अच्छा होता है और पेएबल के ज्यादा. एक्सीलेंट. ठीक है. वाई, बिकॉज रिसीवेबल से आपने पैसे रिसीव करने तो यू विल ट्राई योर बेस्ट कि यार जल्दी से जल्दी मुझे पैसे मिले. हाउएवर आप ये कोशिश करेंगे आप अपने पेबल्स को ज्यादा से ज्यादा टाइम के बाद पेमेंट करें सो दैट यू हैव कैश इन योर हैंड. ऐसा ना हो कि आपके पेबल टर्नओवर कम है यानी आप अपने पेबल्स को जल्दी जल्दी पैसे दे रहे हैं बट आपका जो रिसीवेबल है आप उससे कलेक्ट ही नहीं कर पा रहे. ठीक है जी. सो इट शुड बी बैलेंस्ड. बेटर क्या है जी, रिसीवेबल के आप डेज जो है वो कम हो, रिसीवेबल टर्नओवर कम हो बिकॉज यू वांट टू क्विकली कलेक्ट द मनी. एंड ट्रेड पेबल्स के डेज रिलेटिवली ज्यादा हो. हाँ, इतने ज्यादा भी ना हो कि वो आपसे ट्रेड ही ना करे फिर कि यार ये तो मुझे पैसे ही नहीं देता. और यहाँ पे इतने कम ना हो रिसीवेबल्स टर्नओवर के वो आपसे फिर पुट ऑफ हो जाएगा, यार ये मुझे देने नहीं देता पेमेंट के. ठीक है. इट हैज टू बी अ बैलेंस बट बेटर इज कि आप जल्दी रिसीव करें और लेटर पेमेंट करें. तो ये डेज आपको यही बताते हैं कि आप कितने दिन बाद रिसीव कर लेते हैं अपने रिसीवेबल से, कस्टमर से, और आप कितने दिनों बाद पे कर लेते हैं अपने पेबल्स को, अकाउंट्स पेबल को कितने डेज बाद. ठीक है जी. ये रेशियो समझ आ गए. फॉर्मेट्स फॉर्मूलाज आपके पास हैं, ये नोट्स आपके पास हैं. सो इन दैट आई कांट हेल्प यू मच, ये आपने खुद याद करने होंगे. ठीक है. थ्योरी मैंने आपको बता दी है. ऑल राइट. एंड देन यूजेस क्या है जी रेशियो एनालिसिस के. एक तो आपकी परफॉर्मेंस एनालाइज कर लेता है. लेट से जी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पहले साल 10% था, इस साल 12% है. नाउ आई कैन सी की इंप्रूवमेंट हो गई है या कम हो गई है. ठीक है. तो एनालाइज करवा सकते हैं परफॉर्मेंस को. देन मेक्स कंपैरिजन विद बिजनेसेस इजी. मैं अपने बिजनेस को किसी और से कंपेयर कर सकता हूँ या मैं अपने बिजनेस को अपने ही साथ पिछले साल से कंपेयर कर सकता हूँ. डिसीजन मेकिंग में काम आती है. व्हाई, बिकॉज अगर इफ आई सी एनी वीक एरिया तो फिर आई कैन टेक द रेलिवेंट डिसीजंस कि यार मेरी इन्वेंट्री टर्नओवर बहुत कम है यानी बहुत कम टाइम्स है, 2 टाइम्स विच इज वेरी लेस. तो मैं काम करूंगा कि आई शुड बी एडवर्टाइजिंग मोर या अपनी क्वालिटी इन्वेंट्री की बढ़ाऊं ताकि ज़्यादा जल्दी बिके. Point out problems and weak areas and control for differences in size. If I want to compare my business with a much larger business, अगर मैं नंबर्स में कंपेयर करता हूँ वो तो फिर इनवैलिड हो जाएगा. बट यस रेशियो मुझे ये चीज़ अलाउ करते हैं कि मैं उस केस में लार्जर बिजनेस के साथ भी कंपैरिजन मेरा वैलिड होगा क्योंकि मैं रेशियोज में चल रहा हूँ. ठीक है. सिमिलरली ड्रॉबैक्स भी हैं या लिमिटेशंस कह लें. वन रेशियो ऑन इट्स ओन इज ऑफ नो यूज. इसका मतलब ये इफ आई टेल यू योर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 8% है और मैं आपसे पूछता हूँ अच्छा है या बुरा है, तो वी कैन नॉट टेल कि इफ दिस इज गुड और नॉट क्योंकि मुझे ना आगे की स्टोरी पता है ना पीछे की स्टोरी पता है. सो रेशियो अलोन इज ऑफ नो यूज. आपको और भी फिगर्स चाहिए होंगे और भी डेट्स के फिगर चाहिए होंगे, किसी और बिजनेस के फिगर चाहिए होंगे टू शो कि इफ इट्स गुड और बैड, क्योंकि रिलेटिव टर्म्स होती हैं यहाँ पे.
बेस्ड ऑन पास्ट फिगर्स विच माइट नॉट बी सो यूजफुल, हो सकता है फ्यूचर बहुत ज़्यादा चेंज हो, ड्रास्टिक चेंजेस हो। एंड एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द डेटा, जिस तरह का डेटा होगा आपका उसी पे रेशो ले रहे होंगे। सो इफ डेटा इज रॉन्ग देन ऑब्वियसली रेशियोज भी आपके गलत हो जाएंगे। दे आर ओनली इंडिकेटर्स, नथिंग मोर, यानी दे डू नॉट सजेस्ट एनीथिंग। आपने खुद एक्शन सारे खुद लेने, वो सिर्फ आपको ये इंडिकेट करके दे देगा कि समथिंग इज रॉन्ग ओवर हियर। ठीक है, एनी क्वेश्चन इन दिस चैप्टर? No, sir. अच्छा, इफ नॉट देन ज्वाइन अगेन इन 2 minutes, ठीक है, फॉर द लास्ट चैप्टर विच इज योर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है जी, सो ज्वाइन अगेन एंड दैट विल बी द लास्ट चैप्टर।